हाय एवरीवन, आई एम धनंजय चौहान और मैं आपको कवर करवा रहा हूँ क्लास 12 एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट। स्टूडेंट, इसका पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आपने वह नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यू गो एंड वॉच देयर। और आपके पास में क्लास 12 एग्रीकल्चर का कोई भी सब्जेक्ट हो, एलिमेंट्स ऑफ साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री, आप उनके वीडियोज एग्रीकोर्स के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको दे रखा है, यू शुड गो एंड वॉच देयर। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम हीट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 में आपका ऑलरेडी बना चुका हूं। आज की क्लास में हम पार्ट 2 देखेंगे और कुछ जनरल डेफिनेशंस इसकी ओर देखेंगे और उसके बाद में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके पहले मैं आपको 8 क्वेश्चन ऑलरेडी समझा चुका हूं। आज की क्लास में हम 9th क्वेश्चन से समझना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको स्लाइड चेंज कर देता हूं। अगली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट? गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि यह आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर राइज होता है। इसी प्रकार से जब किसी वस्तु से हम ऊष्मा को निकाल लेते हैं तो उसके टेम्परेचर में हम कह सकते हैं डिक्लाइन होता है या फिर उसका टेम्परेचर जो है वो तेजी से डिक्रीज होता है या गिर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। इसी प्रकार से जब भी किसी ऑब्जेक्ट से हीट को निकाला जाता है तो उसका टेम्परेचर गिरता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम मान लीजिए किसी वस्तु को हीट दे रहे हैं। मान लीजिए हमने जल लिया, वाटर लिया और वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि लेवल तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लीजिए पहले हमने हीट दी, पहले वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। हीट देने के बाद में उसका टेम्परेचर 40 हुआ। थोड़ी और हीट देने के बाद में उसका टेम्परेचर 60 हुआ और हीट देने के बाद में 80 हुआ और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब हम उसको और ज्यादा हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर और राइज नहीं होगा, मतलब उसका टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा बल्कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। पहले हमारा जो वाटर हम कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में था, अब वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगी उसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो डेफिनेशन से इसको हम समझते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। लेटेंट हीट का मतलब यह है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन कर देती है बिना उसके तापमान में परिवर्तन किए। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि गर्म जल का जो हम कह सकते हैं जो तापमान है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और जब हमने उसको और हीट दी तो वो अब क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया और जो वाटर वेपर थी उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा बल्कि उसकी क्या चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। और यही कारण है कि हमें गर्म जल की तुलना में गर्म जो भाप होती है या फिर हम कह सकते हैं वाटर वेपर होती है वो ज्यादा तीखी लगती है या वो ज्यादा चुभती है, क्योंकि उसमें जल की तुलना में ज्यादा ऊष्मा मौजूद होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसीलिए इसे हमने क्या कहा, गुप्त ऊष्मा कहा या लेटेंट हीट कहा। तो लेटेंट हीट किसे कहते हैं? ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। मान लीजिए कोई सी हमारे पास में वस्तु है, वो पहले सॉलिड फॉर्म में है। मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है, वो सॉलिड है, उसको हमने हीट दी तो वो क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है बर्फ का टुकड़ा। थोड़ी सी हमने हीट दी तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा और उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो भी कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ बल्कि उसकी स्टेट में चेंज हो गया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे या गुप्त ऊष्मा कहेंगे। आगे हम इसमें देखते हैं
सच एज हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड। हम कह सकते हैं जो लेटेंट हीट होती है ये स्टेट में चेंज कर देती है मैटर के। यदि कोई सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, और यदि मान लीजिए लिक्विड है तो उसको काय में कन्वर्ट कर देगी, गैस में कन्वर्ट कर देगी। तो जैसे किसी सॉलिड को ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है, या फिर और अ लिक्विड इनटू अ वेपर, या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड को ये काय में परिवर्तित कर देगी, वाष्प में परिवर्तित कर देगी विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे सबसे मोस्ट पॉइंट ये है कि उससे उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब उसके अंदर ऊष्मा तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहा गया। अब इसका हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एल। किसी भी पदार्थ की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसको हम कैपिटल लेटर एल से प्रदर्शित करते हैं। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एम, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान एम है, एंड द रिक्वायर्ड हीट इज क्यू, और उसको दी गई ऊष्मा की मात्रा क्यू है, तो द चेंज ऑफ स्टेट्स इट विल बी, तो अवस्था में जो परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा, Q इज इक्वल टू एम एल। यहाँ पर Q का मतलब है दी गई ऊष्मा की मात्रा, M का मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान, और L का मतलब है यहाँ पर गुप्त ऊष्मा। तो आपको लेटेंट हीट काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको ताकि और क्लियर हो जाए। किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है, उसकी स्टेट में चेंज कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये वाला आंसर हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं और हम लोग नेक्स्ट आंसर की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है। तो हमने पहले तो गुप्त ऊष्मा को देख लिया कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। अब ये लेटेंट हीट कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 टाइप्स की होती है। पहले तो है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मतलब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग मतलब इसमें कोई वस्तु पिघल जाती है, और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब इसमें कोई वस्तु वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग देखेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। हम कह सकते हैं ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ में या द्रव पदार्थ में परिवर्तित कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना उसके तापमान में परिवर्तन किए, आर नोन एज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देती है बिना उसके तापमान में बदलाव किए, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सॉलिड था, उसको हमने हीट दी, एक लेवल तक वो गर्म होगा, एक लेवल तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके बाद में उसकी स्टेट चेंज होने लग जाएगी, और जब स्टेट चेंज होगी तो उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहेंगे। मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आगे लिखा है लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यहाँ पे बता रखा है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। यह आपको बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछा जाता है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमारे पास में 1 ग्राम आइस है और उसको हमें लिक्विड में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो 80 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और तापमान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। आपको सभी को मालूम है आइस का टेम्परेचर भी 0 होगा, और उससे यदि हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो जो लिक्विड हमारे पास में आएगा उसका टेम्परेचर भी 0 ही होगा। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया और एक डेफिनेशन कवर कर ली है। डेफिनेशन हमने करी है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फिर गलन की गुप्त ऊष्मा की। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में परिवर्तित कर देती है बिना उसके तापमान में परिवर्तन किए, उसी को हम क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अगली स्लाइड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या इसी को हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा।
तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तित किए बिना उसको द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो स्टेट होगी वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। तो द अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की वह मात्रा विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, जिसमें हम कह सकते हैं कोई लिक्विड या कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना उसके तापमान में परिवर्तन हुए, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, आर नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसको द्रव अवस्था से वाष्पन अवस्था में परिवर्तित कर देती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है लेटेंट हीट ऑफ वेपर इज इक्वल टू 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ये आपसे बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 12th में कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा या वाटर वेपर की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कितनी होती है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। मतलब यदि मान लीजिए हमारे पास में 1 ग्राम वाटर है तो उसको यदि हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए 540 कैलोरी की आवश्यकता होगी, या फिर हम कह सकते हैं 540 कैलोरी हीट की उसके लिए आवश्यकता होगी। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बता दिया है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या थी, तो इसमें हम कह सकते हैं कोई भी मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है बिना टेम्परेचर में चेंज हुए, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है बिना टेम्परेचर में चेंज हुए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो दोनों ही आपको मैंने डेफिनेशन भी क्लियर कर दी है और इनके मोस्ट एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। कई बार आपसे 12th में पूछा जाता है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, और वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगली स्लाइड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वाई कैलोरीमीटर्स मेड ऑफ कॉपर। मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइस होता है या फिर हम कह सकते हैं एक उपकरण होता है या एक यंत्र होता है जिसका उपयोग हम ऊष्मा की मात्रा को पता लगाने में करते हैं कि कोई वस्तु जो है वो कितनी मात्रा में ऊष्मा को अब्जॉर्ब कर रही है या कितनी मात्रा में ऊष्मा को रिलीज कर रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो ऊष्मा को ग्रहण कर रही है या ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही है। तो उस ऊष्मा की मात्रा को पता लगाने में हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। और कैलोरीमीटर कौन सी धातु से बनाया जाता है, तो कैलोरीमीटर कॉपर से बनाया जाता है या फिर हम कह सकते हैं तांबे से बनाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि कैलोरीमीटर को तांबे से क्यों बनाया जाता है। तो इसका सबसे पहला जो रीजन है कैलोरीमीटर को तांबे से बनाने का, वो सबसे पहला जो रीजन है वो ये कि जो तांबा होता है उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम होती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है, उसके कारण वो बहुत ही आसानी से गर्म हो जाता है और बहुत ही आसानी से ठंडा हो जाता है, जिसमें हीट का लॉस इतना ज्यादा नहीं होता है और बहुत ही आसानी से उसका तापमान जो है वो वस्तु के तापमान के बराबर पहुंच जाता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण तांबे से बनाने का ये है कि तांबे के अंदर हम कह सकते हैं मेलेबल की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण इसकी हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं और जितनी पतली शीट्स हम उसमें बनाएंगे उतनी ही कम उसमें हीट का लॉस होगा। तो दूसरा कारण इसका ये था। तो हम देख लेते हैं कि कैलोरीमीटर्स को तांबे से क्यों बनाया जाता है। तो आंसर में हम लोगों ने लिखा है कैलोरीमीटर्स इज मेड ऑफ कॉपर बिकॉज कैलोरीमीटर को तांबे से बनाया जाता है क्योंकि कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है। थस इट रीचेस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इसलिए हम कह सकते हैं इसका तापमान वस्तु के तापमान के बराबर आसानी से पहुंच जाता है। एंड क्विकली बाय एब्जॉर्बिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में ये वस्तु से ऊष्मा को ग्रहण करता है, जिसके कारण उस वस्तु की हीट में लॉस बहुत ही कम होता है। तो कैलोरीमीटर को तांबे से क्यों बनाते हैं, तो इसका कारण ये है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका तापमान वस्तु के तापमान के बराबर बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है और ये वस्तु से बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा को ग्रहण करता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं,
कॉपर इज हाईली मेलिएबल, हम कह सकते हैं कि कॉपर बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, एंड हैंस वेरी थिन बॉक्स ऑफ स्मॉल मास कैन बी मेड, उसके कारण हम कह सकते हैं कि इससे बहुत ही पतला हम इसकी शीट तैयार कर सकते हैं, और उससे एक छोटा सा इसमें डिब्बा बनाया जाता है कॉपर का, जिसकी शीट्स बहुत पतली होती है। उसका कारण यह है कि उससे उसमें हीट का जो वेस्टेज है वो बहुत ही कम होगा। थर्ड डिक्रीजिंग हीट कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, और इससे हम कह सकते हैं उस बॉक्स की हीट कैपेसिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और एक और कारण ये है कि कॉपर के बनाने के पीछे कि कॉपर जो है उष्मा का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। तो कैलोरीमीटर कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं, तो उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि इसकी विशिष्ट उष्मा सबसे कम होती है, जिसके कारण इसका तापमान आसानी से वस्तु के तापमान के बराबर पहुंच जाता है बिना किसी उष्मा के हानि के। दूसरा कारण यह है कि इसको हम पतली पतली शीट्स में कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके कारण कैलोरीमीटर में हम कह सकते हैं कि एक पतली सी इसकी शीट का बॉक्स बनाया जाता है। और तीसरा कारण है कि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हम कह सकते हैं कि जो तांबा होता है वो उष्मा का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, और उसके कारण भी कैलोरीमीटर को हम कॉपर से या तांबे से बनाते हैं, ये उष्मा का सुचालक होता है, तो आसानी से ये उष्मा को ग्रहण कर लेता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो ये जो टर्म है ये नाम से ही क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब हम वह कह सकते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु उबलने लगती है, या फिर हम कह सकते हैं उबाल जो बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हम किसे कहेंगे, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु पिघलने लगती है या मेल्ट होने लगती है। मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना। वह तापमान जिस पर कोई वस्तु पिघलने लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको रीड करके समझा देता हूं। द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच मटेरियल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यहाँ पे बताया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो उबलने लगता है और वाटर की वेपर बनने लग जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम उस वस्तु का क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या उबलांक कहेंगे। नेक्स्ट अब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में हम बोलेंगे व्हाइल द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, यह वह तापमान होता है एट विच मटेरियल चेंजेस, जिसमें कोई मटेरियल जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे, वह तापमान जिसमें कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बर्फ का पिघलना। आपको सभी को मालूम है बर्फ जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, और जब हम उसको हीट देते हैं टेम्परेचर तक तो वो कन्वर्ट होने लग जाती है लिक्विड में या द्रव अवस्था में, और उसी को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वह तापमान जिसमें कोई वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस तापमान को हम उस वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु जो होती है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और मेल्टिंग पॉइंट मतलब वह टेम्परेचर जिसमें कोई वस्तु जो होती है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों डेफिनेशन और टर्म्स भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं न्यूटन के शीतलन का नियम। अब ये न्यूटन के शीतलन का नियम हमें किस बारे में बताता है, तो न्यूटन का जो शीतलन का नियम है ये हमें इस बारे में बताता है कि किस प्रकार से हमें ऊष्मा मिलती है या ऊष्मा की हानि होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, किसी भी ऊष्मा की हानि की दर फ्रॉम ए बॉडी, किसी वस्तु से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग।
किसी भी वस्तु से मान लीजिए उष्मा की हानि होती है तो वो अनुक्रमानुपाती होती है उस वस्तु के तापमान के और उस वस्तु के आसपास के हम कह सकते हैं वातावरण के तापमान के अंतर के। तो हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु से उष्मा की हानि की दर उस वस्तु के तापमान एवं उसके आसपास के वातावरण के तापमान के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है उससे हीट का लॉस हो रहा है, तो जो हीट का लॉस हो रहा है वो किसके अनुसार होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक तो उसमें उसके आसपास का टेम्परेचर देखा जाएगा और एक उस हम कह सकते हैं वस्तु या मटेरियल का टेम्परेचर देखा जाएगा और उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसके अंतर के वो अनुक्रमानुपाती होती है। आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपने चाय पी होगी, अब चाय की हम बात करते हैं तो हम चाय को, एक चाय जो होती है उसको हम गर्मी में पीते हैं और आपको पता है गर्मी में जब हम चाय पीते हैं तो वो ठंडा होने में टाइम लेती है, मतलब हम कह सकते हैं वो देरी से ठंडा होती है। जबकि हम ठंड के अंदर चाय पीते हैं तो क्या होता है, ठंड में जो चाय होती है वो बहुत ही आसानी से ठंडी हो जाती है। तो उसका कारण क्या है कि भाई जो हीट का लॉस हो रहा है उस चाय से वो डिपेंड कर रही है, काय के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो चाय के टेम्परेचर के ऊपर और दूसरा चाय के आसपास के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के ऊपर। गर्मी में जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, तो उसके कारण हम कह सकते हैं उससे चाय से जो हीट का लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, उसके कारण वो देरी से ठंडी होती है। और ठंड में क्या होता है कि भाई चाय का टेम्परेचर तो ज्यादा है और जो वातावरण का टेम्परेचर है वो चाय की तुलना में बहुत कम है, तो उसके कारण क्या होता है जो हीट का लॉस होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है और चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे न्यूटन का शीतलन का नियम यही बताता है कि किसी भी वस्तु के तापमान में जो हानि होती है, उष्मा की जो हानि होती है, वो उस वस्तु के तापमान और उसके आसपास के वातावरण के तापमान के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी भी बॉडी से जब भी हीट का लॉस होगा तो वो एक तो उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी और एक उसके आसपास के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी से जो हीट रिलीज होती है वो उस बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और उसके आसपास के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन के शीतलन के नियम की कमियां बताइए। तो न्यूटन ने किसी भी बॉडी से हीट लॉस होती है तो उससे रिलेटेड एक रूल दिया था। अब इस रूल की कौन कौन सी लिमिटेशंस है या फिर कौन कौन सी इसमें कमियां हैं, उन कमियों को हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग मस्ट बी स्मॉल। पहला पॉइंट ये कहता है कि जो वस्तु का तापमान और उसके आसपास के वातावरण के तापमान का जो अंतर है वो बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा अंतर होगा तो फिर ये नियम वहां की जगह ठीक से काम नहीं करेगा। मान लीजिए हमारी वस्तु का तापमान तो बहुत ज्यादा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और वातावरण का तापमान जो है वो बहुत ही कम है, मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऐसी जगह जाके ये नियम जो है वो फेल हो जाता है। तो पहला पॉइंट यही कहता है, इसकी पहली कमी यही है कि वस्तु का तापमान और उसके आसपास के तापमान का अंतर बहुत ही कम होना चाहिए। और कितना कम होना चाहिए, तो अप्रोक्स उन दोनों के बीच में अंतर 30 डिग्री के आसपास या फिर इससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा यदि अंतर है तो फिर ये लॉ जो है वो ठीक से काम नहीं करता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको समझा चुका हूं कि वस्तु के तापमान और उसके आसपास के तापमान का अंतर कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी शुड बी बाय रेडिएशन ओनली। और जो भी लॉस हो रहा है उस बॉडी से हीट का, कोई भी वस्तु होती है उसके शरीर उस वस्तु से हमेशा क्या होती है, उष्मा या हीट जो है वो निकलती रहती है। अभी हमारी बात कर लेते हैं हम, तो हमारी भी बॉडी से हीट क्या होती है, निकलती रहती है। आप लोगों ने ठंड में कभी देखा होगा बहुत ज्यादा हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है एटमॉस्फेयर का ठंड के मौसम में, और हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और मुंह से ऐसे हवा छोड़ते हैं ऐसे करके, है ना। जब हवा छोड़ते हैं हम मुंह से तो क्या होता है, भाप उसमें से निकलती है और वो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो हमारी बॉडी से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो कोई भी वस्तु जो होती है उससे हमेशा हीट निकलती रहती है। तो न्यूटन का जो हमारा लॉ ऑफ कूलिंग है या शीतलन का नियम है वो ये कहता है कि जो वस्तु से उष्मा की हानि हो रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में होना चाहिए या विकिरण के फॉर्म में होना चाहिए। अब उष्मा की जो हानि होती है या जो कन्वर्जन होता है वो 3 फॉर्म में होता है, कंडक्शन में, कन्वेक्शन में और रेडिएशन में। तो न्यूटन का शीतलन का नियम ये कहता है कि वस्तु से जो उष्मा की हानि हो रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में होना चाहिए या फिर विकिरण के रूप में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं,
द मेजर लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन के नियम का प्रमुख जो कमी है वो ये है कि इज दैट द टेम्परेचर सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ी कमी ये है कि जब भी कोई वस्तु ठंडी हो जाती है तो उसके तापमान के जो उसके आसपास का तापमान है, उसके आसपास के वातावरण का तापमान है, वो ठीक वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हमने गर्म चाय रखी, अब जब गर्म चाय रखी तो उसमें क्या है, हीट है, और हीट उससे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर चाय का कम होता जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वो चाय पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी, और जब चाय ठंडी हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि चाय से कुछ क्वांटिटी में हीट निकली, और वो हीट निकलकर कहाँ पे चली गई, वातावरण में चली गई, या फिर हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में चली गई। अब जब चाय से हीट निकल के एटमॉस्फेयर में गई है, मतलब यहाँ से चाय से तो हीट की हानि हुई है और एटमॉस्फेयर को हीट क्या है, मिल गई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब भी किसी वस्तु को हम उष्मा देते हैं तो उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चाय से हीट निकल के एटमॉस्फेयर में गई है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही न्यूटन के शीतलन के नियम की सबसे बड़ी कमी है कि भाई जब किसी वस्तु से उष्मा की हानि हुई है और दूसरी वस्तु की ओर उष्मा गई है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन हम वातावरण की बात करें तो वातावरण के टेम्परेचर पे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका कारण ये है कि वातावरण जो है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और चाय से जो हीट का लॉस हुआ है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हुआ है, वो एटमॉस्फेयर की हीट के आगे हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है या फिर नगण्य है। तो न्यूटन के शीतलन के नियम के हमने 3 दोष देखे। सबसे पहला दोष ये देखा कि वातावरण के तापमान और वस्तु के तापमान के बीच अंतर बहुत ही कम होना चाहिए, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। दूसरा जो हमने दोष देखा वो ये देखा कि उष्मा की जो हानि हो रही है वस्तु से वो सिर्फ विकिरण के रूप में होना चाहिए। और तीसरा हमने सबसे बड़ा इसका प्रमुख दोष ये देखा कि जब भी किसी वस्तु से उष्मा की हानि होती है तो उसके आसपास के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये न्यूटन के शीतलन के नियम के हम लोगों ने 3 दोष देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, Why we feel cool after taking a hot bath? यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि जब भी हम गर्म पानी से नहाते हैं तो गर्म पानी से नहाने के बाद में हमें ठंड क्यों लगती है। आपने ठंड में इमेजिन किया होगा कि भाई हम जब ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो उसके बाद में उतनी ठंड हमें नहीं लगती है, लेकिन जब भी हम गर्म पानी से नहाते हैं या वार्म वाटर से हम बाथ लेते हैं तो उसके बाद में हमें ठंड ज्यादा लगती है। उसके पीछे कारण क्या है, तो कारण देखते हैं। तो वी फील कूल आफ्टर टेकिंग अ हॉट बाथ, गर्म पानी से नहाने के बाद में हमें ठंड महसूस होती है। दिस हैपेंस, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि व्हेन द वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, जब भी वाटर लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है, मतलब द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जाता है, तो उसे कुछ क्वांटिटी में उष्मा की आवश्यकता होती है। और ठंड के मौसम में क्या होता है, हम गर्म पानी डालते हैं हमारे सिर के ऊपर, और जब गर्म पानी डालते हैं तो जो वाटर होता है, जो हॉट वाटर होता है, वो हमारी बॉडी से क्या ले लेता है, हीट ले लेता है। हमारी बॉडी से क्या ले लेता है, हीट ले लेता है या उष्मा ले लेता है। और उष्मा ले लेता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट की कमी आ जाती है, और हीट की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर हम कह सकते हैं ठंडा हो जाता है या हमें ठंड महसूस होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसको उष्मा की आवश्यकता होती है। इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम अवर बॉडी, और ये उष्मा को ग्रहण करता है। कहां से ग्रहण करता है, हमारे शरीर से ग्रहण करता है। आप लोगों ने नॉर्मली बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आप सभी ने पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल कभी गलती से आपने अपने हाथ पे डाल के देखा होगा तो आपको क्या होता है, पूरा वो ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है। कभी आपने ये फील नहीं किया है तो अब जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल को फिल करवाओ तो थोड़ा सा पेट्रोल अपने हाथ पे डाल के देखना, और देखना जहां पे आपने पेट्रोल डाला है वहां पे आपको बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो कारण क्या है कि भाई पेट्रोल जब आपने डाला था वो लिक्विड स्टेट में था, और जब आपने हाथ पे डाला तो हाथ में तो पेट्रोल दिख ही नहीं रहा है, पेट्रोल तो पूरा हवा में क्या हो गया, उड़ गया। कैसे उड़ गया, वेपर बन के उड़ गया। और जब वेपर बन के जो पेट्रोल उड़ा तो उसको वेपर बनने के लिए कुछ न कुछ हीट की रिक्वायरमेंट लगी, कुछ न कुछ उष्मा की आवश्यकता लगी,
और उस पेट्रोल ने वो उष्मा कहाँ से ली, तो उस पेट्रोल ने वो उष्मा आपकी बॉडी से ली या आपके शरीर से ली, और यही कारण है कि आपके शरीर में उष्मा की कमी हो गई तो आपका हाथ जो था उस पर ठंडा महसूस हुआ या फिर ठंडा फील हुआ। तो यही कारण है कि ठंड के मौसम में जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो वाटर जो होता है, जो हॉट वाटर होता है, वो हमारी बॉडी से उष्मा को ले लेता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे हमारी बॉडी के अंदर हीट की कमी हो जाती है और हमें ठंड महसूस होती है। तो इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी से उष्मा को अवशोषित कर लेता है। द बॉडी थर्स्ट प्रोसेस हीट एंड गेट्स कूल्ड, और इससे हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में उष्मा की हानि हो जाती है और हमें ठंड महसूस होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको कवर करवा चुका हूं। इसी के साथ में हमारा हीट का पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है और हीट चैप्टर भी पूरा कवर हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। ये 15 क्वेश्चंस अच्छे से आपको कॉपी में लिख लेना है और इसके बाद में इनको याद कर लेना है, और इन 15 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा। इनके अलावा आपके बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप अच्छे से इन 15 क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए और आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं जल्द ही आपके सामने आऊंगा। थैंक यू।